नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम अपने वेव एंड ऑसिलेशंस जो फिजिक्स का सेकंड पेपर है उसमें तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे थे और इस तृतीय इकाई में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पोलराइजेशन का अध्ययन कर रहे हैं। आप देखिएगा कुछ बातें, कुछ फिजिक्स के सिद्धांत बड़े फंडामेंटल हैं जिनको हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने 10th 11th क्लास में सीखा और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने फर्स्ट ईयर के अंदर आयनोस्फीयर की एप्लीकेशन के रूप में आपको समझाया था। हमने आपको बताया था कि आयनोस्फीयर में किस प्रकार से अलग अलग कंडक्टिंग लेयर्स हैं और उन लेयर्स के कारण माध्यम का अपवर्तनांक बदल रहा है और जो पृथ्वी से एक सिग्नल भेजा जा रहा है वो है किस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इसी प्रकार की एक टर्म और है, वह टर्म है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। मान लीजिएगा कोई ग्लास की स्लैब है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो तो निश्चित रूप से जो परावर्तित किरण होगी उसमें कुछ ध्रुवण की मात्रा होगी। ध्रुवण की मात्रा आपतन कोण पर विशेष तौर से निर्भर करती है। हम इस कंसेप्ट को छोटी क्लासेज में पोलराइजेशन एंगल या बूस्टर्स लॉ के नियम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम आज इसे फ्रेनेल रिलेशन के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस रिलेशन को ड्राइव करूं उससे पहले परीक्षा में पार्ट बी में मुझे एक क्वेश्चन मिला है जिसे मैंने सॉल्व किया है और वह क्वेश्चन था, सिद्ध करें कि सघन माध्यम से परावर्तित किरणों में पाई का अतिरिक्त कलांतर हो जाता है। मूलतः यह स्टोक्स लॉ कहलाता है। आप देख रहे हैं मैंने डायग्राम नंबर 1 लिया है। मान लीजिएगा कोई किरण आपतित है, वह किरण A है, इसके परावर्तन और अपवर्तन गुणांक R और T हैं। तो सघन से विरल के लिए परावर्तन व अपवर्तन गुणांक R' व T' हैं। इस प्रकार से हमें चित्र 1 में जो A आयाम की तरंग है उसका परावर्तन और अपवर्तन दिखाया है। अब हम अपवर्तित और परावर्तित किरणों की जो दिशा है उसको विपरीत होने पर हम A आयाम की तरंग ही प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से हमें जो रिलेशन मिलेगा वह होगा R = R'। इसका अर्थ हुआ कि अपवर्तन गुणांक का जो मैग्नीट्यूड है वह तो समान है परंतु उन दोनों के बीच में एक ऋणात्मक चिन्ह है जो ये बतलाता है कि जब कभी किरण किसी सघन माध्यम से परावर्तित होगी तो उसमें पाई का एक अतिरिक्त कलांतर आ जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पार्ट बी में परीक्षा में मिला है। अब हम फ्रेनेल रिलेशन सिद्ध करते हैं और फ्रेनेल रिलेशन के द्वारा हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे। आप देखिएगा जैसे परावर्तित और अपवर्तित जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आयाम हैं उनका इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आयाम के साथ में जो संबंध बनता है वह संबंध फ्रेनेल रिलेशंस कहलाते हैं, फ्रेनेल फार्मूला भी कहलाते हैं। हम इस फार्मूला को 2 तरह के केस में लेंगे। एक वह जब इलेक्ट्रिक वेक्टर आपतन के तल के अभिलंबित है और दूसरी स्थिति होगी जब इलेक्ट्रिक वेक्टर आपतन के तल के समांतर है। तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं जब व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। आप इस चित्र पर ध्यान दें। मैंने चित्र में 2 तरह के माध्यम दिखाए हैं। माध्यम 1 का जो पारगम्यता है, विद्युतशीलता है,
वह म्यू1 और एप्सिलॉन1 है, जबकि सेकंड मीडियम की परमीएबिलिटी और परमिटिविटी म्यू2 एप्सिलॉन2 है। चित्र में आपतित तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय सदिश E1 तथा B1 दोनों को संचरण सदिश K1 के लंबवत होते हैं, इसलिए विद्युत सदिश E1 आपतन के तल के लंबवत है। समदैशिक माध्यमों के लिए अपवर्तित तथा परावर्तित तरंगों के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं E1 प्राइम तथा E2 भी आपतन तल के लंबवत होंगे। हमने चित्र में तीनों विद्युत सदिश को कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर दर्शाया है। यह कार्य मैंने जो एक छोटा सा सर्किल लगा करके उसमें बिंदु के द्वारा दिखाया है, ताकि और H सदिश की जो दिशा है वह इस प्रकार से ली गई है ताकि तरंग संचरण योग दिशा में प्राप्त हो सके। हम बाउंड्री कंडीशन से परिचित हैं। इस केस में इंटरफेस पर बाउंड्री कंडीशन लागू होगी और बाउंड्री कंडीशन के अनुसार टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कंटिन्यूअस, अर्थात E01 प्लस E01 प्राइम इज इक्वल टू E02। इसके अनुसार हम इस डायग्राम से इनके कंपोनेंट ले लेते हैं और इसके कंपोनेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं H01 cos थीटा I माइनस H01 प्राइम cos थीटा R प्राइम इज इक्वल टू H02 cos ऑफ थीटा R। मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कहा है। आप देखिएगा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये सिद्ध कर चुके हैं कि E बाई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो होता है वह वेलोसिटी के इक्वल होगा। हम इसे सिंप्लीफाइड करते हैं और सिंप्लीफाइड करने पर हमें जो रिलेशन प्राप्त होता है वह रिलेशन है H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई म्यू E। और इस समीकरण से फिर हम H01 प्राइम और H02 के मान निकाल सकते हैं। ये मान निकाल करके जो समीकरण 1 हमें प्राप्त हुई है उस समीकरण में इन मानों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम ध्यान रखें कि जो थीटा I है और जो थीटा R प्राइम है वो दोनों समान होंगे, क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण समान होते हैं। जब हम इस रिजल्ट का प्रयोग करते हैं तो हमें समीकरण 1A प्राप्त होती है और यह समीकरण है स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई म्यू1 विद इन ब्रैकेट E01 माइनस E01 प्राइम cos थीटा I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन2 बाई म्यू2 E02 cos थीटा R। मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1A से मार्क किया है। अब आप देखिए इस समीकरण में हम E02 का मान रख रहे हैं। E02 का मान जो प्रारंभिक में हमें रिलेशन मिला है उससे हम 1A में E02 का मान रख रहे हैं और E02 का मान हो गया है E01 प्लस E01 प्राइम। और इस सब्स्टिट्यूशन से हमको E01 प्राइम का रिलेशन प्राप्त होता है और यह रिलेशन हमें मिला है E01 प्राइम बाई E01 इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन2 म्यू2 cos थीटा R प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन1 म्यू1 cos थीटा I। इट इज़ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन1 म्यू1 cos थीटा I प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन2 म्यू2 cos थीटा R। यह रिलेशन मिला है। इस रिलेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन से मार्क किया है। तो यह जो संबंध आपको मिला है यह संबंध परावर्तित और आपतित गुणांक के रूप में मिला है। और इसी प्रकार से अब हम जो पहला जो संबंध आ रहा था जो फर्स्ट ए है जिसमें E01 हमने लिखा है, इस E01 का मान रखते हैं और E01 का मान हम रख रहे हैं, E01 प्राइम का मान रख रहे हैं E01 माइनस E02। इस प्रकार का 1A से मान रखने पर हम जो रिलेशन प्राप्त कर रहे हैं वह रिलेशन E02 और E01 में प्राप्त हो रहा है। इस रिलेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2B से मार्क किया है। तो हमारे पास
2a और 2b के रूप में दो रिलेशन प्राप्त हुए हैं। ये जो रिलेशन प्राप्त हुए हैं ये आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और आपतित तरंग और पारगमित तरंग यानी अपवर्तित तरंग को बतला रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो समीकरण 2a और 2b है बेसिकली ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट के मान बताते हैं। इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें इस पक्ष का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम फ्रेनेल इक्वेशंस को मान लीजिएगा नॉन कंडक्टिंग मीडियम पर विचार करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उस केस में μ1 μ2 समान होंगे और इनका मान फ्री स्पेस के इक्वल होगा। फिर स्नेल लॉ से हम जानते हैं μ = sin I अपॉन sin R = n2/n1। देयरफॉर n2/n1 = अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का, अपवर्तनांक पहले माध्यम का। हम इन दोनों को हल करते हैं और हल करने पर हमें गणितीय संबंध प्राप्त होता है √2 ε2/ε1। इसका अर्थ हुआ कि √2 ε2/ε1 = sin θi अपॉन sin θr। अब हम इस तरह के जो संबंध हैं उस संबंधों को इस समीकरण 3 का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम दोनों जो इक्वेशंस हैं 2a और 2b उन दोनों इक्वेशंस को अप एंड डाउन डिवाइड कर रहे हैं √ε1 से। साथ ही साथ हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं μ1 = μ2 = μ0। तो जब हम इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं तो जो 2a से रिलेशन हमें मिल रहा है वह मान है E01 प्राइम डिवाइडेड बाई E01। चूँकि इस केस में जो विद्युत सदिश है वो सदिश आपतन के अविलंबित है, इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट के बाहर परपेंडिकुलर का चिन्ह बना दिया है। और इस तरीके से जो हम इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो हमें टर्म प्राप्त हो रही है -sin θi - θr डिवाइडेड बाई sin θi + θr। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा है। पुनः उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इक्वेशन 2a को टैकल किया है उसी प्रकार से 2b इक्वेशन को टैकल करते हैं। हम इसमें √ε1 का डिवाइड करते हैं अप एंड डाउन करने से और नॉन कंडक्टिंग मीडिया की शर्त का प्रयोग करते हैं। इस काम को करने पर हमें इक्वेशन 2b का जो फॉर्म प्राप्त होता है वह फॉर्म मिलता है 2 cos θi अपॉन cos θi प्लस sin θi अपॉन sin θr ऑफ cos θr। पुनः देखिएगा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में E02 डिवाइडेड बाई E01 ब्रैकेट में रख कर परपेंडिकुलर का चिन्ह बनाया है, जो ये दर्शाता है कि इसमें विद्युत सदिश आपतन के तल के अभिलंबित है। और इस प्रकार से इसका जो राइट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो रहा है वह सॉल्यूशन हो गया है 2 cos θi sin θr डिवाइडेड बाई साइन ऑफ θi + θr। तो हमें इक्वेशन 3 के उपयोग से हमें दो इक्वेशंस 3a और 3b हमने प्राप्त कर ली हैं। दोनों समीकरण जो प्राप्त हुई हैं वो इक्वेशन 2a और 2b से प्राप्त हुई हैं। इक्वेशन 3a और 3b के लेफ्ट हैंड साइड के वर्ग को अगर हम ज्ञात कर लें तो ज्ञात करने पर हम इसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोलेंगे अथवा हम इसे रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट बोलेंगे। इक्वेशन 3a और 3b जो निकाली गई हैं वो दोनों इक्वेशंस फ्रेनेल रिलेशन कहलाते हैं जब माध्यम कुचालक है। तो हमने फ्रेनेल रिलेशन ड्राइव किए हैं और फ्रेनेल रिलेशन ड्राइव हमने सिर्फ एक केस के लिए किए हैं जबकि विद्युत सदिश आपतन के तल के अभिलंबित है। आप इस दोनों समीकरणों से देख सकते हैं इफ़ n2 is greater than n1 it means sin θi is greater than θr, जिससे कि समीकरण 3 के अनुसार E01 प्राइम अपॉन E01 का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात अपवर्तित एवं आपतित तरंगें विपरीत कला में होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सघन माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगें जब परावर्तित होती हैं तो उनमें पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इस रिजल्ट को, जिसको कि हम स्टोक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, पृथक से भी मैंने सिद्ध किया और इसी स्टोक्स रिजल्ट्स को हमने फ्रेनेल रिलेशन से भी ड्राइव कर लिया है।
दूसरे केस में आप देख सकते हैं यदि n1 इज़ ग्रेटर देन n2 है तो दोनों ही केस में E01 प्राइम अपॉन E01 तथा E02 अपॉन E01 दोनों जो क्वांटिटी हैं वह पॉजिटिव होती हैं और इसका अर्थ ये निकलता है कि दोनों के बीच में कोई भी कलांतर उपस्थित नहीं होता है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक वेक्टर की एक स्थिति के लिए फ्रेनेल रिलेशन ड्राइव कर लिए हैं। कल हम दूसरी स्थिति में और फ्रेनेल रिलेशन ड्राइव करेंगे। दूसरी स्थिति होगी जब विद्युत सदिश आपतन के तल के समांतर हो, हम उसमें भी दो समीकरणों को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से कुल 4 समीकरणों का सेट हमको प्राप्त होगा जो फ्रेनेल रिलेशन के रूप में जाना जाएगा और इन चारों समीकरणों की मदद से फिर हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को समझा सकेंगे। धन्यवाद।